स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स रहेगा, जैसे कल हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनसे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रेसिडेंट साहब से शुरुआत करते हैं, जहां पर उनकी इंपीचमेंट के बारे में बात की जा रही है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो कोई भी यहां पर हाउस रहेगा पार्लियामेंट का, वो इनिशिएट कर सकता है इंपीचमेंट की प्रोसेस। सेकंड में कह रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन रहेगा अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वो साइन होना जरूरी है एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। थर्ड में कह रहे हैं कि जो इस तरीके का रेजोल्यूशन रहेगा उसका पास होना जरूरी है मिनिमम बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। जनरली काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपीचमेंट के बारे में हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, और जब भी हम अपनी लक्ष्मीकांत खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसे दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। तो वहीं पर आपसे पहली सेट में जो बात की जा रही थी, किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है, करेक्टली बताया गया है। और जो रेजोल्यूशन जब शुरू किया जाएगा तो उस दौरान उस हाउस के एटलीस्ट 1/4, इंपॉर्टेंट है कि 1/4 जो आपके मेंबर्स हैं उनकी मंजूरी होना जरूरी है कि जी हाँ, रेजोल्यूशन आगे कैरी फॉरवर्ड करना है नहीं। और इस तरीके का रेजोल्यूशन जब आपका पास होना होगा तो उस दौरान वहां पर मिनिमम 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, बट प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, जो ओवरऑल स्ट्रेंथ रहेगी वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट होगी, उसी के आधार पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक चीज वही यहां पर रखी भी गई है। आर्टिकल 61 में आपकी बेसिक सी पूरी प्रोसेस बताई गई है, किस तरीके से प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाएगा। ठीक है जी, ग्राउंड्स क्या है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगी वहीं पर उन्हें इंपीच किया जा सकता है, और ये किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। अब यहां पर एक खास पॉइंट है कि जब आपके मेंबर जो पार्लियामेंट रहेंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंपीचमेंट प्रोसेस में, जबकि आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सिर्फ वोटिंग में ही वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी, तो 1/4 मेंबर्स के द्वारा वहां पर पास किया जाएगा, तब बोला जाएगा कि जी हाँ आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस चीज को। फिर वहां पर नोटिस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, 14 दिन के अंदर अंदर आपकी जो इंपीचमेंट की पूरी प्रोसेस रहेगी उसकी शुरुआत हो जाएगी। फिर वहां पर जिस हाउस से शुरुआत हुई है वहां पर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, वहां पर जो टोटल मेंबरशिप है उनकी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी जो कि स्पेशल मेजोरिटी है वो वहां से पास होना जरूरी है। फिर आपके दूसरे हाउस में भेजा जाएगा कंसिडरेशन के लिए, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है जी, जहां पर सभी चीजें इवैल्यूएट करेंगे सिलेक्ट कमेटी। फिर वहां पर जो इवैल्यूएट करेगी उस दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी वहां पर पूरा मौका दिया जाएगा कि अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वो किसी व्यक्ति को भी रख सकते हैं, लॉयर को भी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और आपका जो हाउस जहां पर एक गया है पास होने के लिए दोबारा, वहां पर भी 2/3 मेजोरिटी के साथ जब पास हो जाएगा तो वहां पर आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपीच्ड माने जाएंगे। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट सी डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट सी प्रोसेस है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंपीचमेंट के बारे में बात होगी तो पावर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं प्रेसिडेंट एम्पावर कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेट कर सकते हैं ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, जब आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पर स्टेट में डिसमिस की जा चुकी है प्रेसिडेंट रूल के दौरान। ठीक है जी, पहली सेकंड दे रही। सेकंड में क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसिडेंट ही हैं जो कि नोटिफाई कर सकते हैं लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये अब आपको यहां पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि जो बात यहां पर रखी गई है, ठीक है जी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आपकी अमेंडमेंट हुई थी 102nd अमेंडमेंट 2018 की बात है, जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था एनसीबीसी को और एम्पावर कर दिया गया था प्रेसिडेंट को कि वो नोटिफाई कर सकते हैं लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आपके स्टेट के लिए भी, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी, सभी पर्पस के लिए यहां पर। ठीक है जी, अब यहां पर क्या हुआ है कि जो आपकी दोबारा से 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई है 2021 की, उसके चलते यहां पर अब प्रोवाइड किया गया है कि बेसिकली जो प्रेसिडेंट वहां पर नोटिफाई करेंगे इस तरीके की लिस्ट, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए ही किया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बेसिक सी बात रखी गई है, जो वहां पर आपके स्टेट्स के पास जो ओरिजिनली जो पावर होनी चाहिए थी, तो वहां पर दोबारा से रिस्टोर कर दी थी कि वही अपने हिसाब से वहां पर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी, उसके अलावा
क्या प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, जैसे कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वहां पर जैसे कि आपने देखा ही कि बेसिक सी बात है, वहां पर जब आपके जो स्टेट है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाएगा, वहां पर आपका स्टेट फेलियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर जो गवर्नर रहेंगे वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एक्ट करेंगे, जितनी भी ड्यूटीज रहेंगी वो उन्हें कैरी फॉरवर्ड करेंगे ताकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रहते रहे। तो यही सब चीजें हैं जो कि हमारे आर्टिकल 356 में भी मेंशन है। उसके अलावा जब भी आपकी डिसोल्यूशन होगी स्टेट असेंबली की, वो किस तरीके से ऑर्डर की जाएगी, ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, जो कि आपके दोनों हाउसेज द्वारा अप्रूव होने की जरूरत है। अगर हाउस सेशन में नहीं रहेगा तो वहां पर आपके प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी प्रोमलगेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आई होप आपको पता हो इन सब चीजों के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में बात हो रही है। तो अब दी गई है यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताना है, इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि वो वहां पर डिफॉल्ट लीडर रहेंगे लोअर हाउस के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। सेकंड में कह रहे हैं कि वो आपके चेयरपर्सन भी रहेंगे ऑफ द कैबिनेट कमिटीज। थर्ड में कह रहे हैं यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जो बेसिकली मिनिस्टर्स रहते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर के लिए वहां पर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वहां पर ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट थी आपको रूल आउट करने के लिए कि जितने भी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती हैं वो प्रेसिडेंट के वहां पर प्लेजर के लिए ऑफिस होल्ड करके रखते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए। उसके अलावा अगर जो आपके लीडर वहां पर सिलेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर सिलेक्ट किए जा रहे हैं, इलेक्ट किए जा रहे हैं, अगर तो वो लोअर हाउस के मेंबर रहेंगे तो ही वहां पर वो लीडर माने जाएंगे उस हाउस के, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। और कुछ आपकी ऐसी कैबिनेट कमेटीज हैं जिनको हमारे होम मिनिस्टर भी चेयरपर्सन के तौर पर वहां पर अपना रोल निभाते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हैं, तो उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज यहां पर रखी हुई गई थी, प्राइम मिनिस्टर लीडर रहेंगे आपके लोकसभा के अगर वो उसी हाउस से इलेक्ट हुए होंगे। अगर जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो आपके लीडर ऑफ द राज्यसभा माने जाएंगे, और इस केस में मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा फ्रॉम द लोकसभा, जो कि वहां पर उन्हें लीडर माना जाएगा। फिर बात करें कमिटीज के बारे में, कैबिनेट कमिटीज के बारे में, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होगी, अपॉइंटमेंट कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, ये सभी आपकी प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाती हैं। वही बात है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के बारे में, तो वो आपकी होम मिनिस्टर द्वारा वहां पर चेयर की जाती है। ठीक है जी, उसके अलावा जो हमने बात की आपके कि वो बेसिकली जितने भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के लिए वहां पर ऑफिस वहां पर होल्ड करते हैं। ठीक है जी, वही चीज आपके आर्टिकल 74 में भी प्रोवाइड की गई है। तो उसके तहत आपके प्राइम मिनिस्टर की और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम देखें कि हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वहां पर माने जाएंगे, जितने भी वहां पर उनकी अथॉरिटी रहेंगी कि वो साइन कर सकते हैं पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स को भी, और साथ के साथ जो आपके चेयरमैन रहेंगे कैबिनेट के, जितनी भी मीटिंग्स रहेंगी कैबिनेट की उन्हें वहां पर वो लीड करेंगे, इंपोज कर सकते हैं अपना डिसीजन अगर कोई क्रूशियल ओपिनियन डिफरेंस भी आता है मेंबर्स के बीच में। तो ये सभी चीजें काफी बेसिक चीजें हैं जो कि हम पता ही है, हमने पॉलिटी पढ़ी ही होती है, लक्ष्मीकांत फॉलो की ही होती हैं। तो इन सभी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां आती है, जहां पर हमें फाइन प्रिंट में टू द पॉइंट चीज पूछ ली जाती है। ठीक है जी, तो इस तरीके के जो ट्रिकी ट्रैप्स रहते हैं उन्हें हमें बचना है और ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है क्या चीज हमसे वहां पर पूछी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है जी, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इनसे रिलेटेड बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब रहेंगे वो रिमूव किए जा सकते हैं उनके ऑफिस से बाय द रेजोल्यूशन, जो कि किसी भी हाउस में वहां पर पास किया जाएगा। सेकंड में कह रहे हैं जो वैकेंसी रहेगी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो विद इन 6 मंथ्स वहां पर भरनी जरूरी है। थर्ड में कह रहे हैं इन केस ऑफ एब्सेंसी और वैकेंसी जो मेंबर रहेंगे राज्यसभा के एज डिसाइडेड अपॉन द बाय द हाउस वो डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो अब यहां पर आपकी 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं कि पहली बात जो रखी गई थी, जो हमारा आर्टिकल 67 भी है, जो कि ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट आपके रिमूव किए जाएंगे बाय द रेजोल्यूशन आपके राज्यसभा के लिए ही, जो कि इफेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू वहां पर पास होगा, मेजॉरिटी ऑफ ऑल
एंड देन द मेंबर ऑफ द हाउस, और उसके बाद लोकसभा द्वारा वो अग्री की जाएगी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है जी। उसके अलावा जो वैकेंसी के बारे में बात की गई थी, तो बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए ये मेंशन्ड है कि 6 महीने से ज्यादा ऑफिस वहां पर वेकेट नहीं रहना चाहिए। हालांकि वहां पर कोई टाइम लिमिट वहां पर प्रोवाइड नहीं की गई है। जो 6 मंथ की टाइम लिमिट है ये वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए प्रोवाइड नहीं की गई है। वहीं बात करें राज्यसभा के ऑफिशियल चेयरमैन माने जाते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, तो अगर किसी प्रकार की एब्सेंसी रहती है, वैकेंसी रहती है, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं रहते, तो जो डेप्यूटी चेयरपर्सन रहेंगे राज्यसभा के, वही सारी प्रोसीडिंग्स को वहां पर लीड करेंगे उस हाउस की। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका आर्टिकल 63 है उसमें आपकी बात रखी गई है कि क्या पोस्ट रहेगी वाइस प्रेसिडेंट की। 64 आपके बेसिकली वहां पर बोलते हैं कि जो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स रहेगा, मतलब जो आपका राज्यसभा रहेगा उसके वो वहां पर चेयरमैन रहेंगे। आर्टिकल 65 आपका कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। उसके अलावा 5 साल तक अपना ऑफिस होल्ड करके रखते हैं, उससे पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी ड्यूटीज, क्या क्या फंक्शंस हैं और किस तरीके से वहां पर वो एक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ और तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट के लिए रहेगी वही आपके वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी रहेगी। ठीक है जी। कि जैसे आपका टर्म हो गया, कितना वैकेंसी पीरियड, जैसे कि हमने बात की, कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वहां पर, तो उन चीजों के बारे में जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको अलग से नोट करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन में कह रहे हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही पिविटल रोल निभाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तब उसी से रिलेटेड आपको कुछ 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि वो डिसमिस कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और सेकंड में कह रहे हैं कि ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ बाउंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बताइए कौन सी है, तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए कि जो ओथ वाला पार्ट है, अब हर एक जो आपके ऑफिसेज हैं इस तरीके के, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सबकी ओथ अलग अलग है। अगर आप फाइन प्रिंट में वहां जाके पढ़ें तो उसी के आधार पर जो आपकी ये सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये जो ओथ है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट की ओथ में यहां पर रखी गई। कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें ओथ बाउंड किया जाता है कि उन्हें हमारे संविधान को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है। वहीं बात करें पहली स्टेटमेंट के बारे में तो वो भी यहां पर इनकरेक्ट है। उन्हें किसी प्रकार की कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। उन्हें लगता है कि उन्हें डिसमिस करना है किसी मिनिस्टर को, वो वहां पर कर सकते हैं। उसी के तहत यहां पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वही बेसिक सी चीजें आपको यहां पर मेंशन भी की गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर बेसिकली नॉमिनेट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को जो कि एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा। सिमिलरली ही कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट कि इन्हें यहां से हटा दिया जाए। ठीक है जी। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उनके पास कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उन्होंने वहां पर डिस्कस करना है। और वही बात करें प्रेसिडेंट, वो वहां पर ओथ बाउंड रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ बाउंड रहते हैं कि उन्होंने प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। प्राइम मिनिस्टर किस तरीके की आपकी ओथ नहीं रहती। ठीक है जी। उसके अलावा बाकी चीजें आपको यहां पर बता दी गई हैं, क्या उनकी बाकी ड्यूटीज रहती हैं कि प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करना है सभी मैटर्स में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो गया, यूनियन और प्रपोज लेजिस्लेशन होगी। ठीक है जी। फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है प्रेसिडेंट को किस प्रकार से वहां पर काम किया जा रहा है। ठीक है जी। अपनी कंसिडरेशन वहां पर सबमिट करनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कि अगर प्रेसिडेंट किस चीज़ के लिए ओपिनियन वहाँ पर ले रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और यही सभी चीज़ें आपकी लक्ष्मीकांत में बहुत ईजिली वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि नोट्स अच्छे से बनाने हैं, एक्सेप्शंस अलग से हाईलाइट करनी है ताकि अगर क्वेश्चन उस तरीके से वहाँ पर पूछा जाए तो आप ईजिली वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकें। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने अच्छा स्कोर किया हो। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। घबराने वाली बात कोई नहीं है अगर आपका स्कोर नहीं आया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आपने कुछ ना कुछ गेन किया है। अब जो गेन किया है वो लिखना बहुत जरूरी है। तो जो आपके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं या आप अभी बना रहे हैं, जो जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर गलत मार्क किए हैं, जो जो आपको लगा है कि यहाँ पर आपका गलत हुआ है, उन्हें अपने नोट्स में जरूर कंपाइल करना, नहीं तो इस पूरी प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। लिखना बहुत जरूरी है, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स में लिखना बहुत जरूरी है। किसी और के नोट्स में भी कभी हम उतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, उतने अच्छे से मेरी ट्रेन चीजें नहीं रहेंगी जब तक हमारे खुद के हाथ से वो चीजें ना निकली हों। ठीक है जी। तो कल का दिन हमारा प्रीमिक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ एक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा, थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड भी रहेगा। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।